वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं सियाराम आपका स्वागत करता हूं फॉर्मूलेटर के इस धमाकेदार मंच पर। तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है बेटा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं कि जितना हमारा सिलेबस हुआ है ईएमएफटी का, वो पूरा मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर लेके चला हुआ हूँ। मैंने पूरे इक्वेशंस की डेरिवेशन की है, सब कुछ। तो आप लोगों को बड़े ही प्यार लोगों से हम लोगों ने सारी कहानी समझी है। इसमें ना सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो माना जाता है वो माना जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखो इसको ना थोड़ा रीजन समझ लो आप। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों समझा जाता है? देखो, एक पढ़ने का क्या होता है, प्रोसेस होता है, एक तरीका होता है। जैसे सबके पहले हम लोगों ने चार्ज के बारे में पढ़ा, फिर हम आए इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। फिर जब इलेक्ट्रिक फील्ड को समझ लिया तो हमने समझा करंट को, करंट से फिर हमने समझा मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड समझा, मैग्नेटिक फील्ड समझा, करंट समझा, चार्ज समझा, उनसे रिलेटेड सारे लॉ समझे, फैराडे लॉ, कूलम्ब्स लॉ, क्लियर, सारे लॉ पढ़े। सारे लॉ को पढ़ने के बाद में फिर एक विद्वान ने क्या लगाया, दिमाग लगाया। उसने दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को हमने क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। मर्ज क्यों किया? क्योंकि हमने कई सारे एग्जांपल्स देखे। एग्जांपल्स कैसे देखे? जैसे हम लोगों ने देखा कि एक टाइम चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकता है। वेरी गुड। एक टाइम चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोड्यूस ए इलेक्ट्रिक फील्ड। वेरी गुड। मतलब ये पता चल गया कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है, एक मैग्नेटिक फील्ड कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है। ठीक है, इनकी कहानियों को फिर समझा। तो जब इनकी कहानियों को हमने समझने की कोशिश की तो मैंने जब आपको बेसिक रूल बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कि किस तरीके से एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और किस तरीके से वो एक मैग्नेटिक फील्ड में चेंजिंग का बिहेवियर हमने देखा, तो वो हमने कहां से देखा? तो हमने एक टॉपिक पढ़ा, मैंने आपको बताया एलसी टैंक के बारे में। अब भाई एलसी टैंक क्या था? तो सर हमने वहां पे एक इंडक्टर को पढ़ा, एक हमने कैपेसिटर को पढ़ा। सही बात है, बिल्कुल। तो हमें पता चला कि एक मैग्नेटिक बिहेवियर है, एक इलेक्ट्रिक बिहेवियर है, दोनों चार्जिंग डिस्चार्जिंग का काम करते हैं और उनकी वजह से जो वेव प्रोड्यूस होती है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। मतलब उस टाइप की वेव को हमने क्या बोला, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोला। फिर ये बात समझ में आई कि यार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है उसका जो रिलेशन है वो रिलेशन तो कुछ सूरज की किरणों के जैसा आ रहा है, एक वेव के जैसा आ रहा है। तो हम लोगों ने इंसिडेंट बिहेवियर पढ़ा, रिफ्लेक्टेड पढ़ा, ट्रांसमिटेड वाला बिहेवियर पढ़ा या नहीं पढ़ा? बिल्कुल सही बात है ना। मतलब हमको ये पता लगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक वो जबरदस्त, एक चमत्कारी आविष्कार है जो आपके निर्वात में भी, मतलब वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है। उसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है, बशर्त उसके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है तो उसके पास में मैग्नेटिक फील्ड भी है। बिल्कुल। तो सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का? सबसे बड़ा एग्जांपल है सूर्य की किरणें। अब सूर्य की किरणें पढ़ लिया हम लोगों ने, अब हम लोगों ने पढ़ना है इलेक्ट्रिकल के हिसाब से, इलेक्ट्रॉनिक्स के हिसाब से। तो फिर क्या करें? तो फिर एक बात बताओ बेटा, जब हम लोगों ने, मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बताया तो क्या मैंने इंडक्टर की बात की थी? बिल्कुल बात की थी। भाई कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, कैसे रिलीज कर रहा है, इंडक्टर की बात की थी, बिल्कुल। क्या मैंने कैपेसिटर की बात की थी? बिल्कुल बात की थी। मतलब कहीं ना कहीं आपको यह नहीं लग रहा कि एक इंडक्टर और कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन जो होता है वो जिस हिसाब से चार्जिंग डिस्चार्जिंग का प्रोसेस करता है, कहीं ना कहीं वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रकृति को दिखा रहा होगा, कहीं ना कहीं वो भी उसके बिहेवियर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल। तो फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सबसे बड़ा जो एग्जांपल दिया गया, वो बड़ा एग्जांपल दिया गया ट्रांसमिशन लाइन। क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन में इंडक्टेंस भी होता है, कैपेसिटेंस भी होता है, रेजिस्टेंस भी होता है, तो कंडक्टेंस भी होता है, चारों होते हैं। अब देखो बेटा, जो मैं आप लोगों को बता चुका हूं, जो बातें मैं आप लोगों को डिटेल में डिस्कशन करवा चुका हूं, जो बातें मैंने आप लोगों को अच्छे से डिटेल में, जब मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रीवियस क्लासेस में जो मैं आप लोगों को बता चुका हूं एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के हिसाब से, वो सारी की सारे गुण जो है ना वो ट्रांसमिशन लाइन में पाए जाने वाले हैं। मतलब वही बातें आपकी फिर से आने वाली है, वही बातें आपकी फिर से आने वाली है। बस एक एग्जांपल है ट्रांसमिशन लाइन, तो हम ट्रांसमिशन लाइन को अच्छे से समझेंगे। ठीक है ना? अब देखो, जो चीजें मैं बताने वाला हूं वो चीजें मैं पहले से बता चुका हूं, ठीक है, लेकिन आपका एक टॉपिक जुड़ा हुआ है अलग से, और उस अलग से टॉपिक का क्या नाम है बेटा? ट्रांसमिशन लाइन है। तो जिन बच्चों के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो थी
जो कॉन्सेप्चुअल तरीके से, जो डेरिवेशन वाले से जिनको समझ में नहीं आया था या जिनको कम समझ में आया था, आई थिंक, आई होप, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन इलेक्ट्रिकल आप लोगों ने पढ़ी है, समझी है, वोल्टेज के बारे में आप जानते हो, करंट के बारे में आप जानते हो, सही बात है, तो आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे और अपने माइंड में, मतलब आप उसको समझ पाओगे। आपको कोई चीज याद करने की जरूरत नहीं, आप उसको समझ पाओगे, फील कर पाओगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है? ट्रांसमिशन लाइन। बिल्कुल, सब लोग तैयार हो जाइए, बैठो आराम से और बस बस कुछ नहीं करना, ध्यान से समझते हुए चलना है चीजों को, ठीक है ना। बच्चे नहीं हो आप, बीटेक वाले बच्चे हो, ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि बहुत सारी छोटी छोटी बातों को मैं बताता हुआ चलूंगा। जो हमारे काम की चीजें हैं उनको मैं बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से बताऊंगा, ध्यान से समझना। देखो, सबसे पहले वर्ड आता है ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन क्या होती है? अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को थोड़ी देर के लिए बिल्कुल भूल जाओ, ओके। पहले हम पढ़ लेते हैं, पहले ट्रांसमिशन लाइन को अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो फिर इसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मिक्स करके फिर आपके रिजल्ट निकल जाएंगे। और मुझे मिक्स करने की जरूरत ही नहीं है, आप खुद ऑटोमेटिकली मिक्स कर लोगे, कोई पंगा नहीं है। पहले ट्रांसमिशन लाइन को अच्छे से समझ लेते हैं पूरा डिटेल के साथ। देखो सर, ट्रांसमिशन लाइन क्या है? तो बेटा मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं कि प्रैक्टिकल लाइफ में, पावर सिस्टम में या इलेक्ट्रिसिटी में 3 चीजें होती है। कौन कौन होता है? पहली बात, सबसे पहला वाला इंसान होता है जो पावर को जनरेट करता है। जो कौन होता है? हमारा जनरेटर होता है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। एक जनरेट करने वाला, दूसरा कंजप्शन करने वाला। कंजप्शन करने वाले कौन है? हम लोग हैं। कौन है? कंज्यूमर। सही बात है, नहीं है? तो एक जनरेटर करने वाला जो जनरेटिंग स्टेशन पे होता है, एक होता है कंजप्शन करने वाला जो कंज्यूमर होता है। क्लियर है? अब जैसे मान लो आप लोगों ने, आप आपके घरों में चीनी शक्कर जो आपके होती है आप यूज करते हो चाय बनाने के लिए, सही है। आप कहां से लाए? आप दुकान से लेके आए। दुकान वाला कहां से लेके आया? वो आगे वाले डीलर से लिया। आगे वाला डीलर कहां से लाया? कहीं ना कहीं फैक्ट्री से आ रही होगी, वो उन सब लोगों के माध्यम से होते हुए आपके घर पे पहुंची है। आप उसे क्या कर रहे हो? कंज्यूम कर रहे हो। फैक्ट्री ने उसे क्या किया था? प्रोड्यूस किया था। तो बीच वाले लोगों का क्या काम था? अरे बीच वाले लोगों का क्या काम था? अरे सर, उन्होंने उस प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया है, ट्रांसमिट किया है। क्या किया है? ट्रांसमिट, ट्रांसफर किया है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट किया है। तो जो क्वांटिटी, जो कैपेबिलिटी, जो एक जगह से दूसरी जगह पावर को, इलेक्ट्रिसिटी को क्या करती है? ट्रांसफर करती है। कहां से? जनरेटिंग स्टेशन से। किसको? कंज्यूमर को। वो क्या कहलाती है? ट्रांसमिशन लाइन कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? ट्रांसमिशन लाइन। देखो नाम से ही क्लियर है, लाइन का मतलब तो क्या है भाई? वायर है, एक लाइन की तरह है। क्लियर है? नाम क्या है? ट्रांसमिशन। मतलब ये पावर को क्या करती है? ट्रांसमिट करती है, करंट को आगे ले जाती है, वोल्टेज को आगे ले जाती है। तो मतलब कहानी समझ में आई कि जो जनरेटर, जो जनरेटिंग स्टेशन और कंज्यूमर के बीच में इंटरमीडिएट का काम करेगा, दोनों को जोड़ने का जो काम करेगा, वो कहलाएगा आपका कौन? ट्रांसमिशन लाइन कहलाएगा। कौन कहलाएगा बेटा? ट्रांसमिशन लाइन कहलाएगा। एक एक बात को ध्यान से समझोगे, मजा आएगा। बिल्कुल ध्यान से समझना बस, क्लियरली तरीके से। देखो, तो ये हो गया मेरा जनरेटिंग स्टेशन, यहां से ये लाइन निकली और यहां जाके लग गया आपका लोड, और इसने पावर को क्या कर लिया? कंज्यूम कर लिया। मतलब यहां से लेके यहां तक आपका ये हो गया आपका ट्रांसमिशन लाइन। अब बताओ बेटा, एक बात बताओ, क्या ट्रांसमिट किया है आप लोगों ने? करंट, वोल्टेज, चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी, पावर। आपको जो बोलना है बोलो। क्या यही किया है कि नहीं किया है? बिल्कुल सही है सर। एक चार्ज को ट्रांसफर करने के लिए, एक करंट को ट्रांसफर करने के लिए मुझे जो इक्विपमेंट चाहिए वो होता है हमारा कौन? कंडक्टर। भाई अच्छे कंडक्टर ही पावर को आगे ट्रांसमिट कर पाते हैं। बिल्कुल, मतलब ट्रांसमिशन लाइन जो होनी चाहिए वो किसकी बनी हुई होनी चाहिए? एक अच्छे कंडक्टर की बनी हुई होनी चाहिए। ट्रांसमिशन लाइन के बारे में मैं सारी बातें बताऊंगा, बस ध्यान से समझना, ठीक है ना? ओके, देखते हुए चलो। अभी आप ये समझोगे सर छोटी मोटी बात है, मैं बेसिक से उठाता हूं, आपको पता है, ठीक है ना? हाँ, और उस लेवल पे पहुंचाऊंगा जहां पे आपकी आंखें बंद होने लग जाएगी, आप बोलोगे अरे सर क्या कहां पहुंच गए। बस देखते हुए चलो। क्या है ये बेटा? कंडक्टर होता है। बिल्कुल सही बात है। और बेस्ट कंडक्टर कौन है हमारे पास? सर एक है कॉपर, दूसरा है एल्यूमिनियम। बिल्कुल परफेक्ट है। कौन कौन है बेटा? कॉपर। कौन है बेटा? एल्यूमिनियम। कौन है बेटा? चांदी। कौन है? चांदी। अरे चांदी के तार बना दोगे तो लूट नहीं ले जाओगे आप, हैं? आज मोहल्ले में लाइन खींची और अगले दिन गायब। तो चांदी इसलिए नहीं बनाते हम। कॉपर की क्यों नहीं बनाते हैं? क्योंकि कॉपर महंगा होता है। कॉपर
महंगा 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 होता है। बिल्कुल सही बात है। इसलिए हम किसका बनाते हैं? एल्यूमिनियम का बनाते हैं बेटा। किसका बनाते हैं? एल्यूमिनियम का बनाते हैं। एल्यूमिनियम का साइज थोड़ा बड़ा रखना पड़ता है ताकि रेजिस्टेंस उसका कैसा रहे? कम रहे। अब देखो, हम कंडक्टर जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं इसमें कौन सा? एल्यूमिनियम। आपने नाम सुना होगा ACSR कंडक्टर। क्या सुना होगा? ACSR कंडक्टर, जिसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले क्या बोलते हैं? रैबिट। क्या बोलते हैं? रैबिट बोलते हैं। इसको हम हमारी भाषा में बोलते हैं ACSR कंडक्टर, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। नाम को ध्यान से समझना, मतलब क्या है इसको ACSR बोलने का, समझो। पहला वर्ड क्या है बेटा? एल्यूमिनियम। मतलब कंडक्टर किसका बना होता है? एल्यूमिनियम का। जिसमें होते हुए करंट जानी है वो किसका बना हुआ है? एल्यूमिनियम का। तो एल्यूमिनियम का क्या है? कंडक्टर है। AC तो मतलब समझ गए, एल्यूमिनियम कंडक्टर। अब अगला वर्ड ये स्टील क्यों आया है, ये रेनफोर्स क्यों आया है, ध्यान से समझना। देखो बेटा, मेटल जितने भी होते हैं, धातुएं जिसको हम बोलते हैं धातुएं, जो हमारी आवर्त सारणी में पहले और दूसरे वर्ग में आती है, यहां पे S ब्लॉक, जानते हो कि नहीं जानते हो? बिल्कुल। तो जो S ब्लॉक में आती है ये होती है कौन? मेटल। और मेटल की एक खास बात होती है बेटा, और वो खास बात ये होती है कि मेटल कैसा होता है? लचीला होता है। कैसा होता है? लचीला। आप पकड़ के यूं तुरंत मोड़ दो। सही बात है। मेटल की एक खास बात और होती है। क्या खास बात होती है? कि अगर मान लो आपने एक मेटल के तार से एक पत्थर के वजन वाले को बांध दिया, वो तो तार जो है ना वो खिंचता खिंचता लंबा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंबा हो जाएगा। मतलब आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th 12th क्लास में कि मेटल को खींच के उसके तार बनाए जा सकते हैं। एक वर्ड होता है, अगर आप लोगों ने हिंदी मीडियम से पढ़े हुए होंगे तो आपको पता होगा, आप बोलते हो आघातवर्धनीय। सुना ही है नाम है? 11th 12th में बड़ा अजीब लगता था जब हम पढ़ते थे। आघातवर्धनीय क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि बेटा आप उसको अगर चोट मारते जाओगे तो वो लंबा बढ़ता जाएगा। बिल्कुल सही है ना? तो एक्सटेंशन होता है इसमें। इसमें क्या होता है? एक्सटेंशन। इसमें वजन पड़ेगा तो ये खिंच जाएगा, लंबा हो जाएगा। ये कैपेबिलिटी होती है किसकी? मेटल की। बिल्कुल सही है ना? ओके। अब एल्यूमिनियम किस में आ गया? धातु है भाई। अरे सारे कंडक्टर क्या होते हैं? धातुएं होती है। होते हैं कि नहीं होते हैं? मेटल होते हैं। होते हैं कि नहीं होते हैं? बिल्कुल होते हैं। अब बेटा एक बात बताओ, ये एक पोल है, ये एक पोल है, यहां वायर ने बांध दिया आप लोगों ने, यहां ट्रांसमिशन लाइन को इस पोल में बांध दिया, बांध दिया। बीच में क्या होगा? अरे ये लटकेगा इस तरीके से। क्या होगा? लटकेगा। बेटा लटकेगा तो वायर का वजन होता है कि नहीं होता है? अरे होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल। सैग पढ़ा होगा आप लोगों ने, हैं? स्किन इफेक्ट तो मैंने पढ़ाया है थोड़े दिन पहले। सैग पढ़ा होगा। क्या होता है? अरे इसमें वजन होगा तो ये नीचे कहा जाएगा, नीचे की तरफ इसके ऊपर क्या पड़ेगा? वजन पड़ेगा। और मैंने क्या बोला कि मेटल के ऊपर अगर वजन रखा तो वो क्या हो जाएगा? लंबा खिंच जाएगा। अगर इसके ऊपर वजन पड़ा तो ये तो लंबा होने लग जाएगा। लंबा होगा तो धीरे धीरे हो सकता है जमीन में टिक जाए। हैं? आप नीचे से जाओ, हाथ से छू लो, इतना नीचे हो जाए। क्लियर है कि नहीं है? तो फिर क्या करना चाहिए? तो सर कुछ ऐसा इसमें कैपेबिलिटी डालो कि वायर अपने वजन को क्या कर सके? सहन कर सके। क्या कंडक्टर कर सकता है? कैसा? नहीं कर सकता। तो कौन सा मेटल डालो? ऐसा डालो जो स्ट्रॉन्ग हो, जिसको खींच के लंबा पदाना बहुत मुश्किल हो। तो वो मटेरियल कौन होता है? स्टील होता है। अब आप बोलोगे सर स्टील ही क्यों लिया, लोहा क्यों नहीं ले लिया? समझने की बात है। स्टील ही क्यों लिया, लोहा क्यों नहीं ले लिया, या फिर कोई धातु क्यों नहीं ले ली? सर स्टील ही क्यों लिया? बेटा स्टील की एक दो कैपेबिलिटी होती है। पहली चीज, स्टील जो होता है वो इन्वायरमेंटल इफेक्ट से बहुत कम अफेक्टेड होता है। मतलब स्टील के ऊपर ज्यादा जंग वंग नहीं लगता है। आपने देखा होगा आजकल, पहले के टाइम पे बर्तन लोहे वगैरह के आते थे, आजकल स्टील के आते हैं। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर जंग वगैरह ज्यादा नहीं लगता है। ये खास बात होती है, पहली चीज। दूसरी चीज, स्टील जो होता है वो बहुत मजबूत होता है। मतलब अगर उसके चारों तरफ आप लोगों ने वायर लपेट दिया ना, ऐसा होता है ACSR कंडक्टर, यूं चारों तरफ होते हैं एल्यूमिनियम के वायर, और यहां बीच में इस तरीके से होता है स्टील के कंडक्टर। एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि आपका ACSR कंडक्टर कितना मोटा है। जितने ज्यादा स्ट्रेंथ का होगा, जितना ज्यादा वजन होगा, उतने ज्यादा नंबर ऑफ स्टील के वायर अंदर डालने पड़ेंगे। तो हमेशा ध्यान रखना, ये पूछ लिया जाता है स्टील का वायर क्यों यूज में लिया जाता है? क्या कंडक्टिविटी की वजह से? नहीं, उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ की वजह से, ताकि वो लंबा नहीं बच सके, उसके वजन को सहन करने की कैपेबिलिटी उसमें आ जाए। अब तो ये तो हो गई भाई ऊपर की बात, सामाजिक कहानी समझ में आई। ये तो हो गई ऊपर की बात, समझ में आ गया भाई। कंडक्टर कौन सा है? ACSR है। क्या बना दिया हम लोगों ने? ट्रांसमिशन लाइन बना दी है बेटा। क्या बना दी है? ट्रांसमिशन लाइन बना दी है।
अब समझिए, अब मैं आपको समझाता हूं करंट को फ्लो करा के किस तरीके से। आप ऐसे मत समझना कहां से कहां, अभी तो बहुत सारी चीजें ऐसी ऐसी चीजें आएगी, अब देखते हुए चलो बस, ठीक है। अब देखो बेटा क्या होना है, सर मेरा काम जो है ना, वो मेरा काम ये नहीं है कि कंडक्टर किसका बना हुआ है, ना 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 ना, मेरा काम है कि करंट कैसे जाती है, मेरा काम है कि वोल्टेज कैसा जाता है, मेरा काम है कि ट्रांसमिशन लाइन में क्या क्या होता है, उन सब चीजों को मुझे क्या करना है, जानना है। तो जरा जान लेते हैं भाई, सही बात है कि नहीं है। देखो जरा ध्यान से, प्यार से समझिए। देखो भाई, यहां से आपका जनरेटर हुआ, जनरेटर ने यहां से करंट भेजी किसमें, ट्रांसमिशन लाइन में। ट्रांसमिशन लाइन इज नथिंग बट ट्रांसमिशन लाइन इज ए कंडक्टर। क्या है बेटा, ये कंडक्टर है। सर अगर ये कंडक्टर है और कंडक्टर में क्या जा रही है, करंट जा रही है, कंडक्टर के ऊपर क्या है, वोल्टेज है, बिल्कुल सही बात है। तो अगर इस कंडक्टर को मुझे रिप्रेजेंट करना है तो मैं रिप्रेजेंट कैसे करूंगा, पहले ये बताओ मुझे, क्या करना है, मुझे रिप्रेजेंट करना है, तो मैं रिप्रेजेंट कैसे करूंगा। क्या मैं ये बात आप लोगों को क्लास में बता चुका हूं, क्या है, बताओ किसको याद है, बता चुका हूं, बिल्कुल बता चुका हूं। कैसे बताया था मैंने बोला था कि अगर आपको एक वायर को, अगर एक वायर के टुकड़े को अगर आपको रिप्रेजेंट करना हो तो उसका एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, तो मैंने बोला था कि वायर को एक कंडक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है एक कंडक्टर के ए रेजिस्टेंस इन सीरीज विद इंडक्टेंस। क्या बोला था मैंने कि एक कंडक्टर को रिप्रेजेंट करने का बेस्ट जो तरीका होता है वो क्या होता है, ए रेजिस्टेंस इन सीरीज विद इंडक्टेंस। ये एक कंडक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही है। सर प्रैक्टिकल लाइफ में ना हमारे ट्रांसमिशन लाइन में एक वायर नहीं होता है, ना 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 ना, कितने होते हैं, अरे ट्रांसमिशन लाइन देखिए आप लोगों ने, वो रेड लाइन, बिल्कुल कितने होते हैं, 3 फेज होते हैं बेटा, आर होता है, वाई होता है, बी होता है। एक ऊपर वाला जो होता है वो आपका ग्राउंडिंग वाला होता है, सही है ना, ओके। तो 3 होते हैं सर, एक ये होता है, बिल्कुल परफेक्ट है। अगर मान लो ये आर फेज हो गया तो इसके बाद में अगर दूसरे को बनाऊंगा तो मान लो ये हो गया आपका वाई फेज, और अगर मान लो मैंने तीसरे को और बना दिया तो ये हो गया इसके तीसरे वाला, इसको बोलूंगा मैं बी फेज। तो मान लो ये आर फेज हो गया, ये वाई हो गया, ये बी हो गया, ये रेजिस्टेंस इंडक्टेंस तीनों का पाया जाता है। क्लियरेंस है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल सही है। अब कहानी में थोड़ा सा लाते हैं ट्विस्ट और थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। वायर का, मैंने बोला वायर का एक स्मॉल सेगमेंट भी अगर हुआ, छोटा सा टुकड़ा भी हुआ, तो नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन में कौन आ जाता है, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस आ जाता है। सर रेजिस्टेंस क्यों आया, एक एक की कहानी को समझोगे मजा आएगा, ठीक है, ओके। रेजिस्टेंस क्यों आया, क्योंकि बेटा रेजिस्टेंस जो होता है वो होता है रो एल अपॉन ए। इसका मतलब है कि अगर कोई भी एक कंडक्टर है, अगर उसकी कुछ ना कुछ लंबाई है, अगर उसका कुछ ना कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया है, अगर वो किसी ना किसी मटेरियल का बना हुआ है, तो उसका रेजिस्टेंस तो होना ही होना है, सही बात है ना। बिकॉज रेजिस्टेंस क्या है सर, वो क्वालिटी है उस कंडक्टर की, उस वायर की, कि वो उसमें फ्लो होने वाले चार्ज कैरियर का कितना अपोजिशन करेगा। तो हर एक मटेरियल का रेजिस्टेंस तो होता ही होता है, परफेक्ट है। तो ट्रांसमिशन लाइन का क्यों नहीं होगा भाई, बिल्कुल होगा। तो सर समझ में आ गया कि हम रेजिस्टेंस तो इसके यहाँ पे क्यों लेके आए रिप्रेजेंटेशन में। अब सेकंड रिप्रेजेंटेशन है इंडक्टेंस। इंडक्टेंस क्यों आया है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई। इंडक्टेंस क्यों है, देखो ट्रांसमिशन लाइन में क्या हो रहा है सर, करंट का फ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है, करंट का फ्लो हो रहा है। क्या हम लोगों ने एम्पियर्स लॉ पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था। क्या बोलता है एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स लॉ बोलता है बेटा कि अगर किसी वायर में करंट का फ्लो हो रहा हो तो उसके चारों तरफ या वायर में क्या हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन हो जाता है। आपको अच्छे से पता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड देखना है तो आपको वायर में करंट की डायरेक्शन में थंब को रखो तो रोटेटिंग फिंगर आपकी क्या दिखाएगी, मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएगी। मतलब वायर में करंट मतलब मैग्नेटिक फील्ड, वायर में करंट मतलब मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है कि नहीं है, बिल्कुल सही बात है ना, बिल्कुल सही बात है। अब देखो बेटा, मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्टेंस से क्या लेना देना है, तो हमारे इलेक्ट्रिकल में हमारे पास में सिर्फ 3 कंपोनेंट है। बेसिक कंपोनेंट कितने हैं, 3 हैं, उन्हीं से हम सबको रिप्रेजेंट करते हैं। अब 3 कौन कौन से हैं समझिए भाई। पहला कंपोनेंट है कौन, रेजिस्टेंस, दूसरा कौन है, इंडक्टेंस, और तीसरा कौन सा होता है, कैपेसिटेंस। तीसरा कौन सा है बेटा, कैपेसिटेंस है। अब देखो रेजिस्टेंस की क्या कहानी है, ये मैं कई बार बता चुका हूं, ध्यान से समझते हुए चलो, ठीक है ना। हाँ, चीजें बेस टू बेस बढ़ती हुई जाएगी। देखो
रेजिस्टेंस की क्या कहानी है सर? रेजिस्टेंस जो है वो चार्ज कैरियर का अपोजिशन करता है। क्या करता है? अपोजिशन। मतलब जो अपोजिशन करता है वो किसको दिखाता है? लॉसेज को दिखाता है। किसको दिखाता है बेटा? लॉसेज को। जानते हो ना क्या प्रोड्यूस करता है? हीट। क्या प्रोड्यूस करता है? ये हीट प्रोड्यूस करता है। कितनी करता है? I²RT। सबको पता है कि अगर R रेजिस्टेंस है, I करंट जा रही है, तो वो इतनी क्या करेगा? हीट प्रोड्यूस करेगा। और हीट कहाँ चले जाती है? इन्वायरमेंट में। मतलब रेजिस्टेंस हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है? लॉस को रिप्रेजेंट करता है। मतलब यहाँ भी ये रेजिस्टेंस जो है, इसमें करंट जाने की वजह से इस ट्रांसमिशन लाइन में जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, उसकी वजह से जो लॉस हो रहे हैं, उन लॉस को दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट किया है? रेजिस्टेंस को मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। क्लियर है? बिल्कुल सही है। दूसरा कंपोनेंट आता है इंडक्टेंस। कौन आता है बेटा? इंडक्टेंस। इंडक्टेंस जो होता है ना, इंडक्टेंस का डायरेक्टली जो रिलेशन होता है वो किसके साथ होता है? मैग्नेटिक फील्ड के साथ में। किसके साथ होता है? मैग्नेटिक फील्ड के साथ में। अगर आपको पता हो तो इंडक्टेंस जो होता है, आपने ट्रांसफार्मर के टाइम पे पढ़ा होगा, L = N² रिलक्टेंस लिखते हैं हम। अब ये तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है कि रिलक्टेंस का मैग्नेटिक फील्ड के साथ में क्या रिलेशन है, बिकॉज आप लोग अच्छे से जानते हो कि एमएमएफ जो होता है वो फ्लक्स मल्टीप्लाई विद रिलक्टेंस ही होता है। होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल। फ्लक्स क्या है? मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट है। एमएमएफ मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट है। रिलक्टेंस मैग्नेटिक फील्ड का अपोजिशन है। और जो मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिशन को दिखा रहा है, उसका रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड में जो होता है वो किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है? दैट्स योर इंडक्टेंस। मतलब इंडक्टेंस मैग्नेटिक फील्ड का इलेक्ट्रिकल बिहेवियर में क्या है? रिप्रेजेंटेशन है। सही। तो जहां हम मैग्नेटिक फील्ड के पाए जाने की बात करेंगे, उसका रिप्रेजेंट हम किससे करेंगे? इंडक्टेंस से करेंगे। समझ में आई कहानी? बिल्कुल। अगला कौन होता है? कैपेसिटेंस। कौन होता है बेटा? कैपेसिटेंस। और बेटा कैपेसिटेंस का रिलेशन किसके साथ होता है? सर बड़े ही अच्छे से जानते हैं कि कैपेसिटेंस का रिलेशन किसके साथ होता है? अरे किसके साथ होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में। बिल्कुल सही बात है। किसके साथ होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में होता है। होता है ना? एल का किसके साथ में होता है? मैग्नेटिक फील्ड के साथ में। किसके साथ होता है? मैग्नेटिक फील्ड के साथ में। और लिख लो, कैपेसिटर का किसके साथ होता है? वोल्टेज। बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से आता है? वोल्टेज की वजह से आता है। दोनों में रिलेशन जानते हो ना अच्छे से? क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू वोल्टेज डिवाइड बाई डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर। ओके, तो इसका रिलेशन होता है वोल्टेज के साथ में। इंडक्टेंस मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन किसके साथ में होता है? करंट के साथ में होता है। किसके साथ में? करंट के साथ में, अकॉर्डिंग टू दी एम्पियर्स लॉ। अब दोनों में और भी डिफरेंस है। क्या क्या है? ये भी एनर्जी को स्टोर करता है, ये भी एनर्जी को स्टोर करता है। मतलब इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों एनर्जी को स्टोर करते हैं। आप एक काम करना, एक तरफ इंडक्टेंस को लिखना, एक तरफ कैपेसिटेंस को लिखना, दोनों की प्रॉपर्टी साथ में लिख लेना, जो मैं बोल रहा हूं सारी। क्लियर है? ओके। इंडक्टेंस जो होता है ये स्टोर करता है एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड, ये स्टोर करता है एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड की। ये वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है, ये करंट के बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड थिंग, करंट का मतलब क्या होता है? करंट का मतलब होता है मूविंग चार्ज पार्टिकल, मूविंग करंट्स या मूविंग आपका क्या? इलेक्ट्रॉन्स। तो मतलब इलेक्ट्रॉन का एक जगह से दूसरी जगह जाना, दैट्स कॉल्ड करंट। दैट्स कॉल्ड करंट। मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। और दूसरा आप जानते हो ना, I इक्वल्स टू क्या होता है? NEAVD, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी होती है इसमें। मतलब ये चार्ज कैरियर की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। और आप तो जानते हो इंडक्टर और कैपेसिटर क्या करते हैं? एनर्जी को स्टोर करते हैं। तो कौन सी एनर्जी को स्टोर करता है? दैट्स वेरी गुड क्वेश्चन। इंडक्टर जो करता है वो करता है काइनेटिक एनर्जी को। इंडक्टर कौन सी एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है? काइनेटिक एनर्जी को। क्यों? क्योंकि इसमें करंट को दिखा रहा है। करंट किसकी वजह से आता है? चार्ज कैरियर की वजह से, और चार्ज कैरियर के मोशन की वजह से। मतलब ये मोशन की वजह से है। भाई मोशन नहीं होगा तो करंट कहां से आएगी? सही बात है, बिल्कुल। तो इंडक्टर है काइनेटिक एनर्जी, जबकि कैपेसिटर कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ गया? कैपेसिटर जानते हो ना, यूं होता है, यहां चार्ज आके बैठ जाता है, यहां के चार्ज बैठ जाता है, एक जगह बैठा रहता है, तो उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो कैपेसिटर की एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी होती है, इंडक्टर की एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होती है। इसलिए आप नेटवर्क वगैरह में पढ़ते हो कि इंडक्टर और कैपेसिटर रेजोनेंस को दिखाते हैं, क्योंकि रेजोनेंस की परिभाषा यह होती है कि अगर एक ही सर्किट में एक से ज्यादा टाइप के एनर्जी एलिमेंट हुए तो वो रेजोनेंस करेंगे। और देखो यहां पे दो तरह के एनर्जी एलिमेंट है, ये काइनेटिक एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी है। दोनों एनर्जी कैसी है? अलग अलग है। इसलिए क्या होता है? रेजोनेंस होता है। समझ में आई कहानी?
रेजिस्टेंस कोई कंफ्यूजन नहीं है, इंडक्टेंस कोई कंफ्यूजन नहीं है, कैपेसिटेंस कोई कंफ्यूजन नहीं है। नोट्स आप प्रॉपर तरीके से लिखना है इनके, क्लियर है? ओके, तो ये तो समझ में आ गया होगा कि ट्रांसमिशन लाइन को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो दो कंपोनेंट तो क्लियर है, कौन कौन से? रेजिस्टेंस आएगा और कौन आएगा? इंडक्टेंस आ जाएगा। सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही है। अब देखो बेटा, तीसरी कहानी क्या है भाई? रेजिस्टेंस ने तो किसको दिखाया? लॉस को दिखाया, बिल्कुल परफेक्ट है। इंडक्टेंस ने किसको दिखाया? करंट के बिहेवियर को दिखाया, मैग्नेटिक फील्ड को दिखाया, क्योंकि अगर बीच में लगेगा तो करंट तो जाएगी जाएगी। सही बात है, बिल्कुल सही है। लेकिन बेटा एक चीज और है, वो क्या है? करंट तो जाएगी, लेकिन ये तो एक फेज, दो फेज, तीन फेज है, तो तीनों फेजों के ऊपर वोल्टेज भी तो रहेगा, वी 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 ऑफ आर वाई बी। बताओ होगा कि नहीं होगा? वोल्टेज भी होगा, बिल्कुल सही बात है। अगर वोल्टेज हुआ, अब ध्यान से समझिए, अगर वोल्टेज हुआ तो सिस्टम कैसा है? थ्री फेज सिस्टम है। थ्री फेज सिस्टम की खास बात होती है, क्या खास बात होती है? अगर मैंने मान लो आर फेज को बनाया, तो मान लो ये मेरा आर फेज है। अगर मैंने वाई फेज को बनाया तो वाई फेज इससे 120 डिग्री से क्या करेगा? लैग करेगा। सही बात है, तो वो आएगा ऐसे, ठीक है ना? यहीं से शुरू कर लो सीधा 120 से, 90 120, क्लियर है? मतलब दोनों की शेप सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन पता है पंगा क्या है? पंगा ये है कि अगर मैं किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे देखूं, जैसे मान लो मैंने इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे देखा, ठीक है ना, तो इस फेज पे वोल्टेज इतना है और दूसरे फेज पे वोल्टेज इतना है। बताओ है कि नहीं है? किसकी वजह से? ये 120 फेज डिफरेंस की वजह से। अब शायद ये बात मुझे आपको बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि आर फेज, वाई फेज और बी फेज तीनों में 120 का क्या होता है? फेज डिफरेंस होता है। तो इस फेज डिफरेंस की वजह से जब आप किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे देखते हो तो एक फेज, अगर आप किसी दो फेज को पकड़ लो तो उन दोनों फेज के बीच में क्या पाया जाता है? पोटेंशियल डिफरेंस पाया जाता है, क्योंकि अगर एक के ऊपर पोटेंशियल इतना होगा तो दूसरे के ऊपर पोटेंशियल इतना होगा। होगा या नहीं होगा? बिल्कुल सही बात है ना, बिल्कुल सही बात है। तो ऐसा नहीं होता कि तीनों पे एक साथ मैक्सिमम हो जाए या तीनों पे एक साथ जीरो हो जाए, नहीं, ये इस तरीके से चलते हैं और 120 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। तो ड्यू टू दिस फेज डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी ऑब्टेन बिटवीन दी फेजेज। क्लियर है कि नहीं है? बिल्कुल। तो इन फेजेज के बीच में क्या आ गया बेटा? वोल्टेज में डिफरेंस आ गया। अब समझिए आप, लाइन छोटी मोटी नहीं है, लाइन है आपकी ओवरहेड लाइन, लाइन है आपकी 33 किलो वोल्ट वाली लाइन, लाइन है आपकी 220 वाली लाइन। तो 220 किलो वोल्ट, 33 किलो वोल्ट एक हाई वोल्टेज है, बिल्कुल। और उतने जबरदस्त वोल्टेज, बीच में क्या है? एयर है। यहां क्या है बेटा? बीच में हवा। अरे क्या है भाई? हवा। हवा क्या होता है? इंसुलेटर है भाई। हवा किस तरीके से होती है? हवा किसका काम करती है? इंसुलेटर का। किसका करती है बेटा? इंसुलेटर का। हवा कोई कंडक्टिंग होती है क्या? नहीं, हवा तो इंसुलेटिंग होती है, बिल्कुल। तो ये तो ऐसा नहीं हो गया कि ऊपर एक वायर, नीचे एक वायर, बीच में इंसुलेटर, यहां वोल्टेज V1 और यहां वोल्टेज V2 हो गया। तो ये तो क्या हो गया? ये तो ये हो गया कि बीच में एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, दोनों तरफ चार्जिंग प्लेट है, मतलब इसका बिहेवियर तो कैपेसिटर के जैसा हो गया। कैसा हो गया बेटा? कैपेसिटर के जैसा हो गया। अरे अगर दो जगह पे पोटेंशियल डिफरेंस हो, बीच में कोई डिस्टेंस हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ ही जाता है। आप जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड V/D होता है, और ये डिस्टेंस दोनों के बीच की क्या है? डिस्टेंस है। तो मतलब ट्रांसमिशन लाइन में एक तीसरा कंपोनेंट और आ गया। कौन आया? कैपेसिटर। कौन आ गया बेटा? कैपेसिटर। समझ में आया कैपेसिटर क्यों आया? कैपेसिटर को हम रिप्रेजेंटेशन में क्यों लेते हैं? समझ में आया? बिल्कुल सही है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्लियर है ना? ओके। अब देखो, अब अगला जो कंपोनेंट है वो कंपोनेंट बड़ा खतरनाक है, और उस कंपोनेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं रेजिस्टेंस से, और जिसको हम लिखते हैं G, और उसको हम बोलते हैं कंडक्टेंस। पहले तो मुझे कोई ये बताएगा कि हम कंडक्टेंस से रिप्रेजेंटेशन क्यों लेके आते हैं ट्रांसमिशन लाइन में? एनीवन? देखो, एक वर्ड सुना होगा आप लोगों ने, अगर मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देके बताता हूँ पूरा, ठीक है ना। एक वर्ड सुना होगा आप लोगों ने, क्या सुना होगा मैं बता देता हूँ, कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की जब बात की जाती है ना, तो वहाँ पे बोलते हैं कि जैसे भाई मान लो कि आपका पटना शहर है, तो उसमें बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले बोलते हैं कि पटना शहर के लॉसेज 30% है,
क्या बोला उन्होंने? पटना शहर के लॉसेज 30% है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम जो 100% लाइट जो यहाँ से भेज रहे हैं, उस 100% लाइट में से 70% लाइट तो कंज्यूमर यूज कर रहे हैं, इतनी इलेक्ट्रिसिटी तो कंज्यूमर यूज कर रहे हैं, और इसकी जो 30% एनर्जी है ना, वो 30% एनर्जी किस में चलेगी है? लॉसेज में चलेगी है। मतलब इसके पास से तो 100 गई है, लेकिन कंज्यूमर के पास सिर्फ 70 पहुंची है, 30 कहाँ चलेगी है? लॉसेज में चलेगी है। अब इन लॉसेज का क्या मतलब होता है? देखो भाई, एक तो वो इंसान होते हैं जो बिजली का बिल नहीं भरते हैं, डायरेक्ट कुंडी लगा लेते हैं घरों में, उससे अपना काम चलाते हैं, तो वो तो लॉस है ही सही, क्योंकि उसका रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास होता नहीं है। लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम परफेक्ट बात करते हैं, समझिए। तो इन लॉसेज का क्या मतलब होता है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, समझो। देखो बेटा, क्या होता है कि ऐसा तो है नहीं कि जनरेटिंग स्टेशन से डायरेक्ट कंज्यूमर को लाइट दे दी जाए, नहीं। बीच में क्या लगाने पड़ते हैं? पोल लगाने पड़ते हैं सपोर्ट के लिए। होते हैं या नहीं होते हैं? बिल्कुल। तो क्या होता है कि जैसे ये ट्रांसमिशन लाइन है, यहाँ पे एक पोल लगा दिया, ये ट्रांसमिशन लाइन है, यहाँ पे एक पोल लगा दिया, इस पोल को यहाँ कंडक्टर से बांध दिया, बीच बीच में डीपी भी बनाते हैं, उस पर क्या होते हैं? जंपर भी लगे होते हैं, ऐसे होते हैं कि नहीं होते हैं? बिल्कुल होते हैं। तो इनमें क्या होता है, ये कंडक्टर जो होते हैं ना, इन कंडक्टर्स के ऊपर क्या की जाती है? वाइंडिंग की जाती है, दूसरे तार से उसको कस के क्या किया जाता है? बांधा जाता है ना। अब जब इसको यहाँ पे बांधा जाता है, तो यहाँ पे क्या लगे होते हैं? इंसुलेटर लगे हुए होते हैं, और इंसुलेटर आप जानते हो कैपेसिटेंस की तरह काम करते हैं, सही बात है ना। तो जब इसके ऊपर हाई वोल्टेज होता है, जैसे मान लो 33 किलो वोल्ट है, या मान लो 220 किलो वोल्ट है, तो 33 या 220 किलो वोल्ट होने की वजह से जहाँ पे सपोर्ट रहता है ना पोल का, यहाँ पे इस पोल के सपोर्ट की वजह से यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हल्का सा ये जहाँ पे बंधा हुआ होता है, वहाँ से इंसुलेटर में, जानते हो आप, इंसुलेटर में भी करंट का फ्लो होता है, जिसको आप चार्जिंग करंट बोलते हो, सही बात है, बिल्कुल। तो उसके कैपेसिटेंस की वजह से एक हल्का सा करंट इधर से जाता है, चैनल में होता है वो कहाँ जाता है? ग्राउंड में होता जाता है। तो एक बहुत ही ज़्यादा माइनर करंट, मैं नहीं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा करंट होती है, बहुत ही माइनर करंट का फ्लो होता है, और उस करंट को हम बोलते हैं लीकेज करंट। क्या बोलते हैं? लीकेज। लीकेज का मतलब समझ गया ना? लीकेज का, जैसे आपका घड़ा होता है, घड़े में से पानी झरता रहता है बाहर की तरफ, बाहर से वो गीला गीला दिखता है, तो उसको हम बोलते हैं लीकेज। ओके, तो ऐसा माइनर सा हल्का हल्का सा क्या होता रहता है? लीकेज होता रहता है। मतलब इसकी क्वांटिटी, इस कैपेबिलिटी की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा हाई नहीं होती है, लेकिन होती है। अगर आपकी ट्रांसमिशन लाइन बहुत ज़्यादा लंबी है, अगर आपकी ट्रांसमिशन लाइन बहुत ज़्यादा फैली हुई है, तो ये हल्का 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 लीकेज होके भी क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा हो जाता है, और वो आपको पिक्चर में नज़र आना शुरू कर देता है। वो कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, सही बात है। तो अगर हर पोल पे हल्की हल्की सी बूंद गिरेगी है, तो सोचो कि आप अगर बहुत ज़्यादा ट्रांसमिशन लाइन लंबी हो गई, तो वो आपको पिक्चर में आना शुरू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल सही है। क्या सर इस करंट की वजह से झटका वटका लग सकता है क्या? नहीं, आप पकड़ोगे करोगे, आपको कोई भी फील नहीं होएगा। ये बहुत ही ज़्यादा क्या होता है? माइनर होता है। लेकिन बहुत ज़्यादा लंबी अगर ट्रांसमिशन लाइन हो गई, तो पूरे कैलकुलेशन में जब आप देखोगे, तो पूरे कैलकुलेशन में इसका इफेक्ट आपको नजर आएगा। तो ये एक्चुअल में क्या है? लीकेज है। लीकेज है मतलब क्या? ये इसको जनरेटिंग स्टेशन ने भेजा, लेकिन ये लोड के पास या कंज्यूमर के पास नहीं पहुंचा तो मतलब क्या हो गया? लॉस हो गया। और लॉस को हम किससे दिखाते हैं? रेजिस्टेंस से दिखाते हैं। इसलिए मैंने इसको किससे दिखाया? रेजिस्टेंस से दिखाया। अब आप बोलोगे सर रेजिस्टेंस से दिखाया है तो आर लिखना चाहिए था, आपने जी क्यों लिखा? आपने इसको कंडक्टेंस क्यों बोला? कंडक्टेंस का मतलब तो मोह होता है, मोह का मतलब तो 1/r होता है, मतलब रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल बेटा, ये लगा हुआ है पैरेलल में। तो अगर आप जानते हो ना, जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हुए होते हैं, जैसे ये मान लो R1 है, यहाँ पे मैंने एक और लगा दिया, मान लो R2 है, तो अगर इनका टोटल देखना है तो मैं क्या लिखूंगा? 1/r = 1/r1 + 1/r2। ऐसे लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? है ना? अभी ऐसे तो अगर मैं ट्रांसमिशन लाइन की कैलकुलेशन करूंगा तो ट्रांसमिशन लाइन तो बहुत लंबी है, तो हर जगह में लीकेज 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 को बार बार लगाऊंगा, सही है। तो ये कैलकुलेशन करना इजी पड़ता है ना। अगर मैं 1/r से ही दिखाता, मैं इसको लिखता G1, मैं इसको लिखता G2, तो मैं डायरेक्ट क्या बोलता? G1 + G2, कैलकुलेशन ईजी हो जाती, सही बात है। तो ये सिर्फ जी कंडक्टेंस, इसको सिर्फ कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा किया गया है। एनी कंफ्यूजन? बिल्कुल क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है? ओके, अब आगे चल सकता हूं मैं? बिल्कुल सही है ना? ओके, अभी ध्यान से समझते हुए चलो। देखो कहानी है ना, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है ट्रांसमिशन लाइन की, बस ध्यान से समझते हुए चलो। अब देखो, तो हमें ये पता लग गया कि हमारे पास पैरामीटर से कंफ्यूजन किसी को नहीं होना चाहिए। हमारे पास पैरामीटर कितने हो चुके हैं? 4 हो चुके हैं। क्या क्या हो गया? रेजिस्टेंस, बिल्कुल सही बात है। इंडक्टेंस, बिल्कुल सही है। तीसरा कौन सा है बेटा? कैपेसिटेंस, ओके। और चौथा कौन सा है? कंडक्टेंस। सबका मतलब पता होना चाहिए, किसका रिप्रेजेंटेशन क्या है?
रेजिस्टेंस क्यों है? ट्रांसमिशन लाइन में फ्लो होने वाले फुल लोड करंट की वजह से होने वाले लॉसेज का रिप्रेजेंटेशन है रेजिस्टेंस। ओके, इंडक्टेंस ट्रांसमिशन लाइन में फ्लो होने वाली करंट की वजह से प्रोड्यूस होने वाले मैग्नेटिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन है इंडक्टेंस। परफेक्ट है। कैपेसिटेंस ट्रांसमिशन लाइन में फेजेज के बीच में वोल्टेज डिफरेंस की वजह से होने वाली स्पार्किंग या उसकी वजह से प्रोड्यूस होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है क्या है? कैपेसिटेंस। और उसी रीजन की वजह से कोरोना इफेक्ट होता है, अगर आप लोगों ने नाम सुना हो तो। क्लियर है ना? ओके, एंड द अनदर वन पैरामीटर इज कंडक्टेंस ड्यू टू लीकेज इन द ट्रांसमिशन लाइन। चारों परफेक्ट है, बिल्कुल सही बात है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आगे देखिए, अब सुनो जरा ध्यान से। अब क्या होगा आगे की कहानी में? सर कहानी में ट्विस्ट कुछ इस तरीके से कि पैरामीटर मेरे पास 4 है, रेजिस्टेंस है और इंडक्टेंस है, कैपेसिटेंस है और लीकेज है। लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। क्या क्या प्रॉब्लम है समझिए। मैंने बोला कि किसी भी छोटे से वायर को भी अगर आप प्रैक्टिकल में दिखाना चाहोगे ना, तो उसका रिप्रेजेंटेशन मैंने क्या बताया था? ए रेजिस्टेंस इन सीरीज विद इंडक्टेंस। डजंट केयर कि वायर कितना लंबा है, छोटा सा टुकड़ा हुआ तो भी ऐसे ही दिखाओगे। सही बात है, बिल्कुल। मतलब वायर को दिखाने का एक्चुअल मतलब में कितनी भी लंबाई का हो, डजंट केयर, 2 पैरामीटर तो हमेशा ही आएंगे, रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस। तो सर कैपेसिटेंस कब आएगा? कैपेसिटेंस क्या होता है? ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब जहां पे वोल्टेज डिफरेंस बहुत ज्यादा हाई होगा वहां कौन आएगा? कैपेसिटेंस आएगा। क्लियर है या नहीं है? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मतलब वोल्टेज बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए तो कौन पिक्चर में आ जाएगा? कैपेसिटेंस पिक्चर में आ जाएगा। बिल्कुल सही है। तो अगले पैरामीटर में क्या क्या हो जाएंगे? रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और साथ में कौन आ गया? कैपेसिटेंस। अगला क्या था? लीकेज। लीकेज बहुत ज्यादा माइनर होता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ट्रांसमिशन लाइन अगर बहुत ज्यादा लंबी हुई तो थोड़ा लीकेज जुड़ते बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो वहां पे आपका चौथा पैरामीटर कौन इंक्लूड हो जाएगा? फिर वहां 4 हो जाएंगे, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड लीकेज। ये कब होगा? जब ट्रांसमिशन बहुत ज्यादा लंबी होगी। तो मतलब ट्रांसमिशन लाइन कैसी होगी? लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। ये कब होगा? जब वोल्टेज अच्छा खासा चाहिए होगा। मतलब जब आप ट्रांसमिशन लाइन को किस यूज में लोगे? किस यूज में लोगे? पावर को ट्रांसमिट करने के चक्कर में। किसमें? पावर को। अब आप बोलोगे सर ट्रांसमिशन लाइन तो हम हमेशा ट्रांसमिट करने के लिए यूज में लेते हैं। नहीं, अभी आप देखते हुए चलो। बस पावर को ट्रांसमिट करने के लिए बेस्ट है। क्लियर है ना? मतलब लीकेज भी नहीं है, एक्सल लॉसेज भी नहीं है, कैपेसिटेंस भी आ जाएगा क्योंकि वोल्टेज डिफरेंस ज्यादा रहेगा पावर ट्रांसमिट में। बिल्कुल सही बात है। ये किसका रिप्रेजेंटेशन है? तो इसमें तो सर लंबाई से कोई लेना देना नहीं है। मतलब ये सबसे छोटा है, इसको बोलते हैं शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। तो देखो बेटा, ये जो पैरामीटर है रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, लीकेज, अब ध्यान से सुनो। मैंने बोला मान लो कि मेरे पास एक 200 किलोमीटर लंबी लाइन है, ठीक है। अब उसका रिप्रेजेंटेशन मुझे करना है। तो मैंने बोला कि सर मुझे बताओ कि उसका रेजिस्टेंस की वैल्यू तो मैं क्या रखूं, उसके इंडक्टेंस की वैल्यू मैं क्या रखूं, कैपेसिटेंस की क्या रखूं, लीकेज की क्या रखूं, क्या क्या वैल्यू रखूं मैं? तो मैं क्या आपको बता पाऊंगा? नहीं बता पाऊंगा। क्यों नहीं बता पाऊंगा? क्योंकि ACSR कंडक्टर है, बराबर मोटाई का है और यहां से लेकर 200 किलोमीटर तक बराबर तरीके से फैला हुआ है ना। अब यहां से उसमें वोल्टेज गया, यहां से उसमें गया करंट, तो करंट और वोल्टेज पूरे ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर है कि नहीं है? बिल्कुल। तो आपका रेजिस्टेंस जो है ना, वो भी आप यहां से लेकर पूरे तक कैलकुलेट करोगे। मतलब हर एक छोटे से टुकड़े का भी रेजिस्टेंस होगा। अगर उस वायर में आप इतना सा पेन के बराबर टुकड़ा निकाल लो, पूरी ट्रांसमिशन लाइन में इतना सा टुकड़ा निकाल लो, तो इस टुकड़े का भी रेजिस्टेंस होगा, इंडक्टेंस होगा, लीकेज होगा, कंडक्टेंस होगा, सब कुछ होगा। इसका तो होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर, सब कुछ होगा। भाई पैरामीटर तो चारों ही होने हैं। सही बात है, बिल्कुल। हाँ, ये हो सकता है आपने इतना सा टुकड़ा लिया तो मान लो इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा आ रही है, इंडक्टेंस की ज्यादा आ रही है, कैपेसिटेंस की थोड़ी कम आ रही है, लीकेज और भी कम आ रहा है। हाँ, क्वांटिटी अलग अलग हो सकती है, अब पैरामीटर तो सारे ही होंगे ना बेटा। बिल्कुल सही बात है। मतलब क्या होगा? तो मैं कैलकुलेशन कैसे करूंगा? ये तो डिफिकल्ट हो गया भाई। अरे भाई मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करूंगा, इंडक्टेंस की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करूंगा? मतलब मैं कैलकुलेशन कर ही नहीं सकता। ट्रांसमिशन लाइन का कैलकुलेशन मैं कर ही नहीं सकता। और बिल्कुल सही बात है, हम ट्रांसमिशन लाइन का कभी भी एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर आप लोगों ने ट्रांसमिशन लाइन का नाम सुना हो तो हम बोलते हैं यूनिफॉर्म ट्रांसमिशन लाइन या यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांसमिशन लाइन। बताओ सुनते हो या नहीं सुनते हो? ट्रांसमिशन लाइन का एक्चुअल नाम क्या है? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड
ट्रांसमिशन लाइन होता है, इसका क्या मतलब है सर? पहला मतलब तो ये है कि यूनिफॉर्म है, मतलब पूरा का पूरा ACSR का कंडक्टर है। ऐसा नहीं है यहाँ इतनी मोटी आगे जाके इतनी पतली है ना, एक सब स्टेशन से दूसरे सब स्टेशन तक मान लो ACSR कंडक्टर लगा हुआ है तो यूनिफॉर्म है। दूसरा पैरामीटर जबरदस्त है, डिस्ट्रीब्यूटेड। अब इस डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ड का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ट्रांसमिशन लाइन के पैरामीटर जो ये चारों के चारों है, ये यूनिफॉर्मली तरीके से पूरी लाइन पे बराबर तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब मान लो मैं जनरेटिंग स्टेशन के पास में मैंने ट्रांसमिशन लाइन का इतना सा टुकड़ा लिया, ठीक है ना, फिर यहां से 10 किलोमीटर जाके इतनी ही लंबाई का एक दूसरा टुकड़ा मैंने और ले लिया। सही है, बिल्कुल। तो अगर मैं यहां पे इन चारों पैरामीटर की कैलकुलेशन करूंगा और यहां जाके भी अगर उतनी ही लंबाई के चारों पैरामीटर की कैलकुलेशन करूंगा तो मुझे दोनों कैसे मिलेंगे? बराबर मिलेंगे, मतलब यूनिफॉर्म है। ऐसा नहीं यहां ज्यादा है यहां कम है ना, बराबर मिलेंगे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल है। मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म होता है और क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, मतलब पूरे सिस्टम पे इक्वल तरीके से फैला हुआ रहता है। अब मुझे एक बात बताओ, ये डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ड मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि आप लोगों ने नेटवर्क में क्लासिफिकेशन ऑफ द कंपोनेंट पढ़ा होगा, जहां आप पढ़ते हो एक्टिव कंपोनेंट, पैसिव कंपोनेंट, लीनियर, नॉन लीनियर, पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? बिल्कुल। वहां पे एक कंपोनेंट, एक क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड लंप्ड पैरामीटर। बताओ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? जब आप KCL, KVL वगैरह सबकी बातें करते हो तो वहां पे एक एजम्पशन लिखते हो कि KCL, KVL वगैरह कहां नहीं लगती है? डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर पे नहीं लगती है। और वहां पे एग्जांपल में क्या लिखते हो? ट्रांसमिशन लाइन। बताओ लिखते हो कि नहीं लिखते हो? क्यों लिखते हो? अरे भाई एक बात बताओ, जो पूरे वायर पे बराबर तरीके से फैला हुआ है, जिसकी वैल्यू ही नहीं पता आपको। भाई मैंने बोला कि मैंने यहां पे एक 10 वोल्ट की बैटरी लगा दी और इसको मैंने इस वायर से जोड़ दिया, ठीक है, ये पूरा एक वायर है। तो बताओ इसमें करंट कितनी जाएगी? बताओ कितनी जाएगी? आप बोलोगे सर कुछ तो बताओ, इस वायर का रेजिस्टेंस कितना है, इंडक्टेंस कितना है, कुछ तो बताओ। मान लो मैंने बोल दिया रेजिस्टेंस 5 ओम है, तो आप तुरंत क्या बोलोगे? सर करंट 2 एम्पियर हो गई। तो बोल दोगे, सही है। लेकिन मैंने आपको रेजिस्टेंस बताया ही नहीं। मैंने तो बोला यहां से कनेक्ट से लेके यहां तक पूरे पे बराबर तरीके से एक रेजिस्टेंस फैला हुआ है, और वो रेजिस्टेंस आप क्या कर लो? कैलकुलेट कर लो। मतलब क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो क्या आप एग्जैक्टली करंट बता पाओगे? क्या नहीं बता पाएंगे। ओके, तो इसलिए डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर की कैलकुलेशन एग्जैक्टली कभी भी नहीं हो सकती। तो हम क्या करते हैं? ट्रांसमिशन लाइन को क्या मान लेते हैं? लंप्ड मान लेते हैं। मतलब हम क्या करते हैं? अजम्पशन करते हैं। हम क्या करते हैं? अज्यूम करते हैं बेटा। क्या करते हैं? अज्यूम करते हैं। तो सबसे पहला तो पहला जो अजम्पशन आ जाता है वो यही आ जाता है कि एक्चुअल में पैरामीटर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, हम अज्यूम करते हैं लंप। मतलब कैलकुलेशन तो कभी परफेक्ट हो ही नहीं सकती है। ट्रांसमिशन लाइन क्या परफेक्ट कैलकुलेशन कभी भी हो ही नहीं सकता है, ये फिक्स है। अब आगे चले। ओके, तो भाई चलो मान लो मैंने क्या मान लिया? लंप्ड मान लिया। क्या मान लिया मैंने? लंप मान लिया। ओके ठीक है। तो मैंने क्या किया? मैंने बोला कि भाई मेरे पास 4 पैरामीटर है, ठीक है ना। तो पूरी मान लो 200 किलोमीटर लंबी लाइन है मेरे पास, और 200 किलोमीटर वाली लंबी लाइन को मैंने ये रिप्रेजेंट कर दिया। मैंने बोला कि ये पूरा टोटल उसका रेजिस्टेंस है, ये टोटल उसका इंडक्टेंस है, ठीक है, ये टोटल उसका कैपेसिटेंस है, और ये टोटल उसका क्या है? लीकेज है। बिल्कुल ठीक है। तो कैपेसिटेंस हो गया, कंडक्टेंस हो गया, इंडक्टेंस हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब मैंने पैरामीटर को क्या मान लिया? लंप्ड पैरामीटर मान लिया। ये रिप्रेजेंटेशन किसका है? लंप्ड पैरामीटर का है, लंप्ड ट्रांसमिशन लाइन का। मतलब पूरा रेजिस्टेंस एक जगह रखा है, पूरा इंडक्टेंस एक जगह रखा है, पूरा कैपेसिटेंस एक जगह रख दिया, पूरा लीकेज एक जगह रख दिया। क्या एक्चुअल में ये होता है क्या? ना, एजम्पशन है। क्या है? एजम्पशन, ताकि मैं कैलकुलेशन कर पाऊं। ओके, अब सोचो तो सर क्या करें? रेजिस्टेंस का भाई अगर एजम्पशन भी करना है, मान लो एक्चुअल वैल्यू है मान लो किसी चीज की 100, आप मान लो अज्यूम कर रहे हो, तो आप कितनी अज्यूम करोगे? 20, 30 ना सर, 100 है तो कम से कम 98 कर लो यार, 99 कर लो, मतलब अप्रोक्सीमेटली आसपास तो रखो हैं। ऐसे नहीं वैल्यू है 100, आप मान के चल रहे हो 20, फिर तो दूर दूर तक कोई ठिकाना नहीं है, समझ लो। कहीं तो आसपास थोड़ा आसपास तो लेके चलें, बात में दम है। तो क्या करना चाहिए सर? कुछ थोड़ा जुगाड़ करो। चलो जुगाड़ कर लेते हैं। मैंने बोला एक काम करो, आप इतने से टुकड़े को लो, ट्रांसमिशन लाइन को, और उस इतने से टुकड़े के पैरामीटर कैलकुलेट कर लो, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, लीकेज वगैरह उसके कैलकुलेट कर लो। छोटा सा टुकड़ा लिया है, मान लो 1 मीटर लंबाई का ले लिया, सही बात है, बिल्कुल।
तो आप एक काम करो, आप ये मत बोलो कि टोटल ट्रांसमिशन लाइन का इंडक्टेंस इतना है, रेजिस्टेंस इतना है, कैपेसिटेंस इतना है, लीकेज इतना है, ना, आप बोलो पर यूनिट पैरामीटर। क्या बोलो, वर्ड सुनना ध्यान से, क्या बोलो, पर यूनिट पैरामीटर। अब ये पर यूनिट पैरामीटर का क्या मतलब हुआ, पर यूनिट पैरामीटर का मतलब ये हुआ कि आपने 1 मीटर लंबाई का टुकड़ा लेके उसका रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और लीकेज क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। अब करूंगा मैं अजम्पशन, कैसे, उन्होंने बोला मेरी ट्रांसमिशन लाइन 100 किलोमीटर लंबी है, मैंने बोला मेरे पास 1 मीटर का रेजिस्टेंस है, 100 किलोमीटर है, तो R इंटू लंबाई से मल्टीप्लाई कर दो, 100 किलोमीटर है तो 10 की पावर 3 और लगा दो, 100 मीटर है, R इंटू जो भी वैल्यू है, मान लो एक छोटा सा पर मीटर का जो, पर यूनिट का जो आपका कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन है मान लो 1 ओम है, आपने बोला 100 मीटर की लंबाई है, मैंने बोला अप्रोक्सीमेटली 100 ओम रेजिस्टेंस हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली बोल दिया, बेटा बेटा कैलकुलेट कर लिया ना, बिल्कुल सही है। तो हम पैरामीटर को किस फॉर्म में बोलते हैं, पर यूनिट पैरामीटर। किसमें, पर यूनिट पैरामीटर। अब बताओ अगर ये RLCG, अगर इनको मैं पर यूनिट पैरामीटर बोल दूं, ठीक है ना भाई, मान लो ये टोटल पैरामीटर आपके, ठीक है ना, और मैं पर यूनिट पैरामीटर को स्मॉल से लिख देता हूं, RLC और G, ठीक है, इस G को कैपिटल ले लो, इसको ओके, मतलब कैपिटल में मैं लिखूंगा टोटल और स्मॉल जहां लिखूंगा इसका मतलब है पर यूनिट पैरामीटर, ठीक है ना। तो अगर पर यूनिट ये है, टोटल वो है, तो क्या रिप्रेजेंटेशन होता है, अगर टोटल लिखना हो तो पर यूनिट मल्टीप्लाई विद लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन है, इंडक्टेंस इक्वल्स टू L मल्टीप्लाई विद L लेंथ, कैपेसिटेंस इक्वल्स टू C मल्टीप्लाई विद L, कैपेसिटी G इक्वल्स टू G मल्टीप्लाई विद L। L यहाँ पे क्या है, लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। कहानी समझ में आई, देखो समझना तो पड़ेगा, कहानी समझ में आई, बिल्कुल सही बात है ना। ओके, अब देखो ट्रांसमिशन लाइन को फिर क्या किया भाई, ये बात पता चला कि कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस का इफेक्ट इनिशियली इतना ज़्यादा हाई नहीं होता है, लेकिन एक छोटे से भी टुकड़े को अगर रिप्रेजेंट किया जाए तो इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस जो होता है वो दोनों ट्रांसमिशन लाइन में मेन फैक्टर होते हैं जो ट्रांसमिशन लाइन को अफेक्टेड करता है, ठीक है। तो फिर क्या किया, ट्रांसमिशन लाइन को लंबाई के आधार पे, क्योंकि पैरामीटर जो है वो लंबाई से क्या है, रिलेटेड है, तो लंबाई के आधार पे ट्रांसमिशन लाइन को 3 तरीके से बांट दिया गया। कैसे कैसे बांटा, सुनो, ट्रांसमिशन लाइन को एक को बोला गया शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, एक को बोला गया मीडियम, एक को बोला गया मीडियम और एक को बोला गया लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। अब क्यों क्यों बोला गया और क्या क्या रीजन थे, इन सारी चीज़ों को, बातों को भी आपको समझना है, ध्यान से समझिए। अब शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का क्या मतलब है, देखो आप परफेक्ट तरीके से समझाओगे, तीनों में क्लासिफिकेशन, मैं बच्चों वाली कहानियां नहीं समझाने वाला हूं आपको, ठीक है ना, अच्छे से समझना, मजा आएगा। देखो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की क्या कहानी है, तो बोला गया कि भाई वो ट्रांसमिशन लाइन जिसकी लंबाई 80 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं हो, उस ट्रांसमिशन लाइन को हम अप्रोक्सीमेटली शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में मानेंगे। ओके, तो इन्होंने लेंथ डिसाइड कर दी कि भाई 80 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, किसकी लंबाई, ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई। तो ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई 80 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज़ और ध्यान रखना, ये 80 किलोमीटर लंबाई है, ये फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज के लिए है। कितने पे, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज के लिए। अगर आप अमेरिका वगैरह की बात करोगे जहाँ फ्रीक्वेंसी का 60 हर्ट्ज हो जाएगी, तो ये 80 किलोमीटर नहीं रहेगा, ये इससे कम हो जाएगा, क्योंकि L इंटू एफ के फैक्टर के ऊपर क्या दिया जाता है, कैलकुलेशन दिया जाता है। आप लंबाई के आधार पर याद ना रखो, तो L इंटू एफ का याद रखना कि L इंटू एफ 8×40, कि जहाँ पे L इंटू एफ का फैक्टर 4000 से छोटा हो, उस ट्रांसमिशन लाइन को हम इंडिया में क्या बोलते हैं, ये मतलब हर जगह जहाँ पे L इंटू एफ का फैक्टर 4000 से छोटा हो तो उसको हम बोलते हैं शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। देखो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का मतलब ये है बेटा कि वो ट्रांसमिशन लाइन जहाँ तक हम कैपेसिटेंस और लीकेज वाले इफेक्ट को नेगलेक्ट कर सके। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है बेटा कि जब आपने एक छोटे से टुकड़े को बनाया, तो मान लो एक कैपेसिटेंस आ गया, आगे वाले को दिखाओगे फिर और कैपेसिटेंस आएगा, फिर आगे वाले को दिखाओगे फिर और कैपेसिटेंस आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल सही बात है। अब ये कैपेसिटेंस सारे पैरेलल में रहेंगे तो क्या होते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे जुड़ते जाएंगे जुड़ते जाएंगे जुड़ते जाएंगे। भाई जैसे जैसे लंबाई बढ़ती जाएगी कैपेसिटेंस की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, लीकेज भी बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल सही है। मतलब शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई वो लंबाई है जब जिसमें कैपेसिटेंस होता तो है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होता कि वो सिस्टम को अफेक्ट करे, मतलब बहुत माइनर सा होता है, मतलब हम उसको क्या मान सकते हैं, नेगलेक्ट मान सकते हैं। ओके, तो वो लंबाई जहाँ तक हम कैपेसिटेंस को नेगलेक्ट मान सके, वो लंबाई आपकी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन लंबाई कहलाती है। अब इसमें इंटरेस्टिंग फैक्टर आएंगे आगे, पहले अभी थोड़ा सा सुन लो। अगली है मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, वो ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई जिस ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई में हम कैपेसिटेंस को तो इंक्लूड कर लेते हैं लेकिन लीकेज को हम इंक्लूड नहीं करते हैं, नेगलेक्ट मान लेते हैं, वो कहलाती है मीडियम ट्रांसमिशन लाइन।
जो आप पढ़ते हो वो बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। और आप पढ़ते हो इसको कहां से, 80 से 200 किलोमीटर, यही पढ़ते हो। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन जो 200 से लंबाई 200 से भी बड़ी हो, ठीक है ना, जहां लंबाई 200 से भी बड़ी हो, वो आपकी लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन हो जाएगी। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हम ये चीज नहीं पढ़ रहे। अब ध्यान से सुनो, देखो देखो बेटा, क्या होता है कि मैंने बोला कि अगर मान लो छोटा सा भी तार हुआ ना, तो रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस तो आएगा, शॉर्ट हो, मीडियम हो, लॉन्ग हो, कोई सी भी हो, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस दो तो कंपलसरी है। ओके, अब मैं बात करता हूं मान लो रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस दिखा रहा है लॉस को। आप समझने की कोशिश करो, है ना, ये सब चीजें आप लोगों ने पढ़ी तो पहले ही होगी, समझने की कोशिश करो। रेजिस्टेंस दिखा रहा है लॉस को, तो लॉस को कम करने का तरीका क्या हो सकता है भाई? लॉस को कम करने का तरीका तो ये हो सकता है कि आप अच्छा कंडक्टर यूज में लो, थोड़ा मोटा वायर बनाओ, रेजिस्टेंस कम हो सकता है, और तो कोई तरीका है नहीं। सही बात है। अब पता है प्रॉब्लम क्या है कि रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस के बाद में जो तीसरा पैरामीटर आता है ना, वो तीसरा पैरामीटर आता है कैपेसिटेंस। कौन आता है? कैपेसिटेंस। अब समझो, अगर मान लो आपने एक वायर को रिप्रेजेंट किया, ठीक है ना, अगर मान लो आपने क्या किया, तीनों ट्रांसमिशन लाइन को ध्यान से समझोगे तो एक बहुत जबरदस्त कॉन्क्लूजन देखने को मिलेगा। बस देखो, अगर आपने मान लो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन को देखा तो आपने बोला कि इसमें रेजिस्टेंस रहेगा और सिर्फ इंडक्टेंस रहेगा, कैपेसिटेंस वगैरह को नेग्लेक्ट कर देते हैं, कोई बात नहीं। तो मान लो ये यहाँ पे आपका लोड है और इस ट्रांसमिशन लाइन में सिर्फ इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे ये आपका सोर्स है, सोर्स वोल्टेज है मान लो VS, ये आपका लोड हो गया, ठीक है ना। अब क्या होगा, जैसे ही आप इसको लगाओगे तो यहाँ से करंट जाएगी इधर, मान लो यहाँ से I करंट जा रही है, I करंट जाएगी तो यहाँ पे मान लो आपको वोल्टेज मिलेगा V ऑफ R, रिसीविंग एंड का वोल्टेज है मान लो ये, है ना। यहाँ पे रिसीविंग एंड की क्या है? करंट है। परफेक्ट है ना, बिल्कुल सही है। तो यहाँ से जब वोल्टेज यहाँ से यहाँ जाओगे, जब आप इसमें KVL या KCL लगाओगे तो किस तरीके से लगाओगे? आप बोलोगे कि सर V ऑफ R जो रहेगा वो रहेगा मेरा V ऑफ S माइनस मेरा I मल्टीप्लाई विद R प्लस J ऑफ XL, यही बनेगा कि नहीं बनेगा? इसका इंडक्टेंस XL हो जाएगा, बनेगा। मतलब होगा क्या? होगा ये कि सर यहाँ पे जो वोल्टेज रहेगा उस वोल्टेज से कम वोल्टेज आपको कहाँ मिलेगा? लोड पे मिलेगा। और ये कहानी हमेशा की है। क्यों? क्योंकि ये वाला जो है ना, ये वोल्टेज ड्रॉप हो गया किसके क्रॉस? ट्रांसमिशन लाइन के क्रॉस। समझ में आ रही है कहानी? मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के अंदर हमेशा और हमेशा वोल्टेज का ड्रॉप पाया जाता है। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मतलब मैं आपका इसको फेजर वेजर डायग्राम वगैरह बड़ा बड़ू के पूरे पावर फैक्टर वगैरह पे जा चुके, उतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि हमारा जो मेन मकसद है ना, वो मकसद है लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन को पढ़ना। मेरा मकसद यहाँ पे है। लेकिन इससे पहले मैं आपको छोटी मोटी बातें इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये सब चीज़ें भी पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो ट्रांसमिशन लाइन में, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में मैं कोई बड़ी बात बता रहा हूँ और आपको बेसिक ही नहीं पता हो, ठीक है ना। इस वजह से मैं इतना डिटेल में अभी जैसे शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है इसके अंदर नहीं घुसूंगा, वोल्टेज रेगुलेशन वगैरह वगैरह इतना ज़्यादा, सही है ना, क्योंकि उतना आपके काम का नहीं है। वो कभी पावर सिस्टम पढ़ने का मौका मिलेगा तो बाल की खाल निकालेंगे। ओके, अभी इतना समझ लो। तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में क्या है? हमेशा वोल्टेज का ड्रॉप होता है ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर। दूसरी एक खास बात और होती है, क्या होता है कि ये है मान लो हमारे घर, लोड में कौन आते हैं? हम लोग, कंजप्शन। हमारे घरों में क्या लगा होते हैं? इक्विपमेंट्स क्या होते हैं? पंखा हो गया, टीवी हो गया, कूलर हो गया, ये सारे के सारे लोड जो होते हैं ना, ये होते हैं इंडक्टिव लोड, ठीक है ना। तो इंडक्टिव लोड जो है ना, तो मतलब इनको भी मैग्नेटिक पावर की जरूरत है, और यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन में भी मैग्नेटिक पावर की रिक्वायरमेंट है। तो दोनों को पावर देगा कौन? सोर्स देगा। मतलब इसको भी रिएक्टिव पावर की रिक्वायरमेंट है, इसको भी रिएक्टिव पावर की रिक्वायरमेंट है, और दोनों की रिएक्टिव पावर की सप्लाई को प्रोवाइड कौन करेगा? सोर्स करेगा। और मैंने आपको बोला था रिएक्टिव पावर के फ्लो होने की वजह से सिस्टम में अनचाहे लॉसेज होते हैं जो हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि रिएक्टिव पावर तो कंजप्शन डिलीवर, सही बात है। स्टोर करेगा, रिलीज करेगा, स्टोर करेगा, रिलीज कर देगा, तो अनचाहे क्या होंगे? उससे लॉसेज होंगे। तो मतलब शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज का ड्रॉप ज़्यादा होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि इसको रिक्वायरमेंट रिएक्टिव पावर इसमें ज़्यादा होती है, सप्लायर ट्रांसमिशन लाइन में नहीं होता है, तो सप्लाई किसको करनी पड़ती है? सोर्स को करनी पड़ती है, या एक एडिशनल यहाँ पे क्या लगाना पड़ता है? रिएक्टिव पावर का सोर्स लगाना पड़ता है। तो ये सारी कमियाँ हैं किसमें? शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में। तो क्या शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन अच्छी होती है? क्या नहीं होती है? क्या शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन को प्रैक्टिकल लाइफ में हम यूज लेते हैं? नहीं लेते हैं। तो कहां यूज में लेते हैं? बिकॉज शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में तो लाइन के क्रॉस क्या होगा? वोल्टेज का ड्रॉप होगा,
हैं भाई। मान लो यहां से वोल्टेज भेजा, कितना 400 वोल्टेज भेजा, यहां आके मिल रहा है मान लो आपको 200 वोल्टेज मिल रहा है, तो आपके काम की है क्या ये लाइट? नहीं है। इस पर तो आपका कूलर पंखा ही नहीं चल पाएगा। फिर काय की मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी वो धीरे धीरे घूमेगा, यूं यूं करता करता, सही है, मतलब लॉस हो गए। तो क्या शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन यूज होती है क्या? नहीं होती है। कहाँ यूज होती है? शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन पावर को ट्रांसमिट करने में यूज नहीं होती है, ये यूज होती है पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने में। डिस्ट्रीब्यूट का क्या मतलब है? एक छोटा सा सब स्टेशन होगा, वहां से गांव में जो लाइट जाती है 11 kV की लाइन जिसे हम बोलते हैं, सही बात है, जहाँ से गांव में जो लाइट जाती है, उस गांव में जाने वाली लाइट, जिनकी गांव की डिस्टेंस होती है सब स्टेशन से 5 किलोमीटर दूर, 7 किलोमीटर दूर मैक्सिमम, है ना, उतनी जो लंबी 10 किलोमीटर दूर ज़्यादा से ज़्यादा, इतनी लंबी तक जो जाती है जिससे हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, वहाँ पे हम इस ट्रांसमिशन लाइन को क्या लेते हैं? यूज में लेते हैं। वो होती है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। क्योंकि इतने कम डिस्टेंस होगा ना, 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर, तो उसमें रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस की वैल्यू इतनी ज़्यादा होगी नहीं, वोल्टेज ड्रॉप इतना ज़्यादा होगा नहीं, तो आपका काम चल जाएगा। परफेक्ट है, ओके। अब इसके बाद में अगली कहानी में पिक्चर में कौन आता है? मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन सबसे परफेक्ट है। परफेक्ट क्यों है? समझो। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है? मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में ट्रांसमिशन लाइन का खुद का क्या आ जाता है? कैपेसिटेंस आ जाता है। देखो, मतलब 3 चीजें हैं। रेजिस्टेंस है ट्रांसमिशन लाइन के पास में, इंडक्टेंस है, और ट्रांसमिशन लाइन के पास में कौन आ गया? कैपेसिटेंस आ गया। और यहां पे क्या लगा हुआ है? लोड लगा हुआ है। समझ गए? ओके। अब देखो, मान लो यहां वोल्टेज है आपका V ऑफ R, ये सोर्स का वोल्टेज है मान लो V ऑफ S, यहां से करंट गई मान लो I, सोर्स करंट है ये, मान लो ये लोड की करंट है I ऑफ R, रिसीविंग एंड की करंट है, सही है ना। तो यहां पे एक करंट और आ जाती है, वो आ जाती है कैपेसिटर की करंट। ये रेजिस्टेंस है, ये इंडक्टर है। अब अगर आप इसमें KVL भी लगाओगे ना, तो आप लिखोगे VS माइनस VR, इधर से इधर इसको लगाओगे, सही बात है। मतलब क्या होगा मैं आपको बता देता हूं। आप जानते हो पावर होती है 2 तरह की, एक पावर होती है एक्टिव पावर, एक पावर होती है रिएक्टिव पावर, सही बात है, ओके। एक्टिव पावर जो होती है ये डिपेंड करती है पावर एंगल के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करती है? पावर एंगल के ऊपर। जो आप लोगों ने देखा होगा डेल, जब आप लोगों ने कभी मशीन वगैरह पढ़ी होगी तो वहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक्टिव पावर ओनली एंड ओनली पावर एंगल के ऊपर क्या करती है? डिपेंड करती है कि इस VS और इस VR के बीच में एंगल में डिफरेंस कितना है, उसके ऊपर डिपेंड करती है एक्टिव पावर। जबकि रिएक्टिव पावर जो होती है ये डिपेंड करती है किसके ऊपर? वोल्टेज के डिफरेंस के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करती है बेटा? वोल्टेज के डिफरेंस के ऊपर। अगर वोल्टेज में डिफरेंस ज़्यादा हुआ, अगर इस VS और VR में डिफरेंस ज़्यादा हुआ, तो यहाँ फ्लो होने वाले इस करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर इस करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी तो इसमें होने वाले लॉसेज क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। होएंगे या नहीं होएंगे बताओ? बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही है। लेकिन एक बहुत अच्छी खास बात है। क्या खास बात है? कि मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के पास खुद का कैपेसिटेंस होता है। क्या करता है? इसमें इंडक्टेंस भी है और इसमें क्या है? कैपेसिटेंस भी है। और इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों रिएक्टिव पावर के ऊपर काम करते हैं। एक मांगने वाला है तो दूसरा देने वाला है, समझते हो ना। एलसी टैंक पढ़ा था हम लोगों ने, बिल्कुल। क्या होगा? मान लो इधर से करंट आई, पहले इंडक्टेंस क्या हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा। इंडक्टेंस चार्ज होने के बाद में ये डिस्चार्ज होएगा, फिर कौन चार्ज हो जाएगा? कैपेसिटर। फिर कैपेसिटर डिस्चार्ज होएगा, कौन चार्ज हो जाएगा? इंडक्टर। मतलब इसकी रिक्वायरमेंट को ये पूरी कर देगा और इसकी रिक्वायरमेंट को ये पूरी कर देगा। ये मांगेगा तो ये दे देगा, ये मांगेगा तो ये दे देगा। क्लियर है कि नहीं है? बिल्कुल। तो जब इसको जो मान लो इसको रिक्वायरमेंट थी, मान लो इसको 100 रुपये की जरूरत थी, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में 100 रुपये किससे मांग रहा था? किससे मांग रहा था? सोर्स से मांग रहा था। जब ये सोर्स से मांग रहा था, तो इस 100 रुपये के लिए यहाँ से पावर आ रही थी जो इस रेजिस्टेंस में क्या कर रही थी? लॉस कर रही थी। अब इसको 100 रुपये चाहिए, तो इस ट्रांसमिशन लाइन के कैपेसिटेंस ने इसको यहीं से दे दिए। क्या सोर्स से मंगाने की जरूरत है क्या? क्या सोर्स से ट्रांसमिशन लाइन में रिएक्टिव पावर आएगी? नहीं आएगी। अगर यहाँ इस ट्रांसमिशन लाइन में रिएक्टिव पावर आएगी ही नहीं, तो क्या VS और VR में ज्यादा डिफरेंस रहेगा? नहीं रहेगा। तो क्या वोल्टेज रेगुलेशन बढ़ जाएगा ना, अच्छा हो जाएगा। मतलब दोनों वोल्टेज के बीच में डिफरेंस कम रहेगा। मतलब ट्रांसमिशन लाइन के अक्रॉस होने वाला वोल्टेज का जो ड्रॉप होगा, वो ड्रॉप क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। समझ में आया? वोल्टेज ड्रॉप कम हो जाता है, वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा हो जाता है, ठीक है ना। रिएक्टिव पावर क्या, जो यहाँ से जो सोर्स जो रिएक्टिव पावर भेज रहा था, वो सप्लाई आपका कम हो जाता है। इसलिए सबसे बेस्ट जो ट्रांसमिशन माना जाता है वो किसका माना जाता है? आपका मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का, ठीक है ना। तो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन दोनों में बिल्कुल डिफरेंस नहीं है। बिल्कुल दोनों में एक जैसा है। इसमें भी देखो रेजिस्टेंस आ गया, इंडक्टेंस आ गया, कैपेसिटेंस आ गया, एक कौन आ गया? लीकेज आ गया। मतलब अगर ट्रांसमिशन लाइन बहुत ज़्यादा लंबी है तो छोटे मोटे लॉस को भी इंक्लूड कर लो भाई, इसलिए कौन आ गया? लीकेज भी आ गया। तो इसका और इसका दोनों का बिहेवियर एक जैसा ही होता है।
अब मैं आपको कल एक्चुअल बिहेवियर बताऊंगा, अगली क्लास में एक्चुअल कैलकुलेशन बताऊंगा, वोल्टेज कैसे जाता है, करंट कैसे जाता है, कोई अजम्पशन नहीं, कोई रिडक्शन नहीं, कुछ नहीं, एग्जैक्ट कैलकुलेशन। बिल्कुल सही है। तो हमारे ये पिक्चर में आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा इसका और इसका दोनों का बिहेवियर। समझ में आई कहानी? कुछ बेसिक और एडिशनल चीज़ें आज मैंने आप लोगों को बताई है। कल की क्लास में लंबी चौड़ी कैलकुलेशन होगी, मज़ा आएगा, ठीक है ना? टाइम लगेगा, कल की क्लास का टाइम लगेगा, उसके बाद उससे अगली वाली जो क्लास थी उसमें देखो, कल की जो क्लास होगी वो उसका निचोड़ उसके आगे वाली क्लास में पता लगेगा और उसका निचोड़ उसके आगे वाली क्लास में पता लगेगा। तो एक दूसरे से लिंक है, मिस मत करना, ठीक है ना? अगर पूरा निचोड़ अच्छे से चाहिए तो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, शुक्रिया।